Good evening, student. Welcome all. Myself is Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Janjir. Today I deliver a lecture of class BSc Previous subject Physics of first paper from Unit 3rd. And the lecture topic is Principle of Regenerative Cooling and Cascade Cooling. तो हम बात करेंगे रीजनरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल के बारे में। रीजनरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल जूल थॉमसन एक्सपेंशन पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेटिव कूलिंग मतलब पुनर्निर्वेशी शीतलन का सिद्धांत। अब जैसा कि हमने कहा कि रीजनरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल जूल थॉमसन एक्सपेंशन पर बेस्ड है, तो हम जानते हैं कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो अमाउंट ऑफ कूलिंग होती है, मतलब जूल थॉमसन प्रसार में जो शीतलन उत्पन्न होती है, वो पोरस प्लग के प्रेशर डिफरेंस और उसके गैस के इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब पोरस प्लग के सिरों पर दबांतर तथा गैस के प्रारंभिक ताप पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि जब प्रेशर डिफरेंस जितना अधिक होगा और गैस की प्रारंभिक ताप जितनी कम होगी, शीतलन जो उत्पन्न होगी वो भी उतना ही अधिक होगा। बट ये जो शीतलन हो रही है वो भी अधिक नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अगर एयर का जूल थॉमसन प्रसार हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर और उसका जो प्रेशर है वो है 50 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर, तब इस कंडीशन में जो वायु का ताप है वो केवल 11.7 डिग्री सेल्सियस ही कम हो पाता है। और अगर एयर का जूल थॉमसन प्रसार 20 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए, जहाँ पर प्रेशर 210 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर हो, तब एयर का टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है 42 डिग्री सेल्सियस से। इसलिए गैस में ज़्यादा शीतलन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गैस का वह भाग जो जूल थॉमसन प्रसार द्वारा ठंडा हो चुका है, फिर से जूल थॉमसन एक्सपेंशन के लिए एंटर करने वाली गैस को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए उस गैस का प्रारंभिक ताप जूल थॉमसन एक्सपेंशन से कम हो जाता है और फिर से जूल थॉमसन एक्सपेंशन में सफ़र होने के बाद ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस होता है, मतलब ज़्यादा शीतलन प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार कूल्ड गैस को फिर से जूल थॉमसन एक्सपेंशन के लिए आने वाली गैस को फिर से ठंडा किया जाता है। किसी गैस को लगातार ठंडा करने के लिए इस प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेटिव कूलिंग कहा जाता है। इसके बाद आगे हम डायग्राम की सहायता से एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखते हैं। डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर कंप्रेसर सी है, जहाँ पर गैस को हाई प्रेशर पर मतलब उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। उसके आगे यहाँ पर जैकेट ए है जो कोल्ड वाटर से भरा हुआ होता है। तो जो कंप्रेसर सी में गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड किया गया था, उसको जो है जैकेट ए से पास किया जाता है कोल्ड वाटर जहाँ पर फिल किया गया है। जब यहाँ पर कंप्रेस्ड गैस को जैकेट ए से पास करवाया जाता है तो संपीड़ित गैस में मतलब कंप्रेस गैस में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वाटर के द्वारा ले लिया जाता है और उससे गैस फिर से अपने इनिशियल टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद गैस को रीजनरेटर की इनर ट्यूब आई में एंटर कराते हैं और थ्रोटल वाल्व वी से जूल थॉमसन एक्सपेंशन कराया जाता है। फिर यहाँ वाल्व वी से निकलने के बाद गैस कुछ ठंडी हो जाती है और यह ठंडी गैस एक्सटर्नल ट्यूब ई की सहायता से वापस ऊपर भेजी जाती है। वापस ऊपर जाते समय यह गैस कंप्रेसर पर पहुंचने से पहले इनर ट्यूब आई से हाई प्रेशर पर आने वाली गैस से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है।
जिसके कारण इनर ट्यूब आई से आने वाली गैस का तापमान डिक्रीज़ हो जाता है वॉल्व बी से जूल थॉम्सन प्रसार होने से पहले। अब गैस का वॉल्व बी से जूल थॉम्सन एक्सपेंशन होने पर पहले की अपेक्षा अधिक शीतलन उत्पन्न होती है। अब जो गैस एक्सटर्नल ट्यूब ई की सहायता से वापस ऊपर जा रहे हैं फिर से कंप्रेस्ड होते हैं और वाटर जैकेट ए से फिर से गुजरने के बाद जहाँ पर कोल्ड वाटर रहता है रीजनरेटर की इनर ट्यूब आई में फिर से एंटर करते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जिससे गैस का शीतलन प्रभाव बार बार बढ़ते जाता है। फिर लास्ट में एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पर गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गिर जाता है और गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में पूरे एपराटस का टेम्परेचर स्थायी हो जाता है और लिक्विफाइड गैस को कलेक्ट किया जाता है फ्लास्क ऐप पर। आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। ग्राफ की सहायता से किस तरह से कूलिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो ग्राफ जो है टेम्परेचर और लेंथ ऑफ रीजनरेटिव ट्यूब के बीच में खींचा गया है। तो ग्राफ में जो कर्व ए बी है वो शो कर रहा है कि किस तरह से गैस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है जब गैस इनर ट्यूब आई से थ्रोटल वॉल्व बी की ओर जाती है। और जो बी सी पार्ट है वो बता रही है कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के कारण किस तरह से गैस के टेम्परेचर में एकदम गिरावट आई है। पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो गैस का जो टेम्परेचर है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन से पहले के टेम्परेचर को शो करती है। बट जो पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के बाद जो गैस का टेम्परेचर है उसको शो करती है। और जो कर्व सी ए है वो गैस के उस टेम्परेचर को शो करती है जब गैस एक्सटर्नल ट्यूब ई की सहायता से ऊपर वापस जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल ट्यूब ई की सहायता से ऊपर जाने वाली गैस का टेम्परेचर इस पॉइंट पर इंटरनल ट्यूब आई से नीचे आने वाली गैस के टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए जो गैस एक्सटर्नल ट्यूब से ऊपर जाती है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है जो इनर ट्यूब आई से गैस नीचे आती है। तो ये है रीजनरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल और उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब हम आगे जो है कास्केट कूलिंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। कास्केट कूलिंग के प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि इसको जो है गैस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर एपराटस को यूज़ किया गया है के ओन्स के द्वारा जहाँ पर ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई किया जाता है कास्केट प्रोसेस के थ्रू। अब आगे जो है डायग्राम की सहायता से इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम समझते हैं। कास्केट कूलिंग में यहाँ पर 3 कंप्रेशन पंप दिए हुए हैं, P1, P2 और P3। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पंप है P1, P2, P3 कौन कौन से गैस को कंप्रेस करता है और उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। पंप P1 जो है मिथिल क्लोराइड गैस को कंप्रेस करता है और मिथिल क्लोराइड गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 143 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली पंप P2 इथिलीन गैस को कंप्रेस करता है और इथिलीन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह पंप P3 ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करता है और ऑक्सीजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है -118.8 डिग्री सेल्सियस। अब आगे समझते हैं उसके डायग्राम की सहायता से उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस एपराटस को के ओन्स के द्वारा यूज़ किया गया है ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे में दीवार फ्लास्क है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस को एट लास्ट कलेक्ट किया जाता है।
हम 3 पंप के बारे में बात कर चुके हैं जो P1, P2 और P3 है। तो सबसे पहले हम पंप P1 का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि पंप P1 जो है मिथिल क्लोराइड गैस को सबसे पहले कंप्रेस करेगी और इसे जैकेट ए में ठंडा पानी प्रवाहित करके ठंडा किया जाता है। अब मिथिल क्लोराइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर हम देख चुके हैं कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 143 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह गैस लिक्विफाइड हो जाता है, द्रवित हो जाता है। उसके बाद ये जो लिक्विड मिथिल क्लोराइड है उसको जैकेट बी में सर्कुलेट किया जाता है। अब आगे पंप P2 के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हम ये देख चुके हैं कि पंप P2 इथिलीन गैस को कंप्रेस करता है और ठंडा किया जाता है लिक्विड मिथिल क्लोराइड द्वारा जो जैकेट बी में सर्कुलेट हो रहा है। यह जो लिक्विड मिथिल क्लोराइड है उसको पंप P1 की सहायता से रिड्यूस प्रेशर पर निम्न दाब पर बॉयल किया जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो है -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब पंप P2 में जहां पर इथिलीन गैस को कंप्रेस किया गया है और लिक्विड मिथिल क्लोराइड के द्वारा इसे ठंडा किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इथिलीन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए ये भी लिक्विफाई हो जाती है, मतलब द्रवित हो जाती है। उसके बाद लिक्विड इथिलीन को जैकेट सी में सर्कुलेट किया जाता है और यह जो है पंप P2 की सहायता से रिड्यूस प्रेशर पर निम्न दाब पर बॉयल किया जाता है, जिसका इसका टेम्परेचर जो है -160 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। अब ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो है -118.8 डिग्री सेल्सियस। अब ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है पंप P3 में, जहाँ पर प्रेशर होता है 25 एटमॉस्फेयर और इसको ट्यूब से पास किया जाता है जो जैकेट सी में से सराउंडेड है। उसके बाद जैकेट सी के ट्यूब से ऑक्सीजन को क्रॉस करने के बाद उसे लिक्विफाई हो जाता है और उसे दीवार फ्लास्क की सहायता से कलेक्ट किया जाता है। अब अगर इस फ्लास्क में ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है तो उसे फिर से पंप P3 में भेजा जाता है और इस प्रोसेस को पुनः फिर से रिपीट किया जाता है। तो यह रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ कास्केड कूलिंग। तो इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेटिव कूलिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कास्केड कूलिंग के बारे में बात किए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस देखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के लिक्विफिकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।